हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा अट्टम को। तो देखिए, अभी हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 2024 के। तो इसमें बेस्ट फीचर फिल्म कौन बनी है? अट्टम। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड प्रदान किए गए हैं, यह 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए गए हैं। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक की जो भी सर्वश्रेष्ठ फिल्में रही हैं, उन्हें ये नेशनल अवार्ड प्रदान किए गए हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और पहली बार यह अवार्ड 1954 में प्रदान किए गए थे और अभी इनकी घोषणा की गई है। बाद में इनको विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। 2024 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को कांतारा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है नित्या मेनन को तिरुचित्राम्बलम के लिए और मानसी पारेख को दिया गया है कच्छ एक्सप्रेस फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है कांतारा को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है नीना गुप्ता को ऊंचाई फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है पवन राज मल्होत्रा को फौजा फिल्म के लिए। और ये जो फौजा फिल्म है, यह एक हरियाणवी फिल्म है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है अट्टम को और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है सूरज बड़जात्या को ऊंचाई फिल्म के लिए। इसके अलावा बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है गुलमोहर को। बेस्ट म्यूजिक अवार्ड दिया गया है विशाल शेखर को। बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी का अवार्ड दिया गया है KGF 2 को। बेस्ट तमिल फिल्म का अवार्ड दिया गया है पोनियन सेल्वन फर्स्ट को और बेस्ट मराठी फिल्म का अवार्ड दिया गया है वाल्वी को। बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया है आनंद एकारसी को। बेस्ट तेलुगु फिल्म का अवार्ड दिया गया है कार्तिकेय 2 को। बेस्ट कन्नड़ फिल्म का अवार्ड दिया गया है KGF 2 को और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है प्रीतम को ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया है बैकग्राउंड स्कोर कैटेगरी में AR रहमान को किस फिल्म के लिए? पोनियन सेल्वन फर्स्ट के लिए। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया गया है नौशाद सदर खान को फौजा फिल्म के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है अरिजीत सिंह को ब्रह्मास्त्र के लिए और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया है श्रीपत को मल्लिकापुरम फिल्म के लिए, जो कि एक मलयालम फिल्म है। स्पेशल मेंशन अवार्ड, जो कि एक विशेष प्रकार का अवार्ड है, तो ये दिया गया है मनोज बाजपेयी को गुलमोहर के लिए और म्यूजिक डायरेक्टर संजय सलिल चौधरी को फिल्म कढ़ीकन के लिए। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अगला वीडियो आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा। तो टेस्ट पास में क्या होगा कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट मिल जाएगा। जैसे आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष के लिए। तो इस टेस्ट को प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? इसरो के द्वारा EOS-8 सैटेलाइट किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? आंसर हो जाएगा SSLV D3 रॉकेट से। तो SSLV का मतलब क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है इसरो के द्वारा, उसका नाम क्या है? SSLV। अच्छा, यहां पर बात आई है EOS-8 की। तो EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो अभी हाल ही में इसरो के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को लॉन्च किया गया है SSLV D3 रॉकेट से। और इसको कब लॉन्च किया है? 16 अगस्त 2024 को। ठीक है। और इसको कहां से लॉन्च किया है? श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इस मिशन की लाइफ कितनी होगी, यानी ये कितने वर्ष के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है? तो 1 वर्ष के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है
और इस सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा के बाहर करीब 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। यानी मान लिया ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी प्रदान करना, यानी कि इस मिशन के द्वारा पर्यावरण से संबंधित और आपदा से संबंधित सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों, जो SSLV होता है यह भारत का सबसे छोटा रॉकेट है और यह अपने साथ 500 किलोग्राम तक के वजनी सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि इसरो से रिलेटेड हैं। जैसे अगर हम बात करें, भारत और अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार लॉन्च किया है अभी हाल ही में। इसरो के द्वारा एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया जा रहा है जो कि ऑक्सीजन केरोसिन से चलित होगा, यानी इसको ऑक्सीजन केरोसिन से चलाया जाएगा। दोस्तों, इसरो के द्वारा 2030 तक भारत का मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसरो के द्वारा 2025 में गगनयान लॉन्च किया जाएगा। दिसंबर 2024 तक ऐसा हो सकता है कि इसरो शुक्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च करे शुक्र ग्रह के लिए। पीएम मोदी के अनुसार 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार कर लेगा। इसरो साल 2040 तक चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो के द्वारा स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में कितने साल के बाद विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा 10 साल के बाद। तो जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं 2024 में। तो अभी चुनाव आयोग के द्वारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव की घोषणा की गई है। तो जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होगा, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर 2024 को, जबकि हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव आयोजित किया जाएगा 1 अक्टूबर 2024 को। नतीजे कब आएंगे? 4 अक्टूबर 2024 को। जम्मू कश्मीर के चुनाव से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, यानी वहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं। तो पहला नाम है दिल्ली का, दूसरा नाम है पुदुचेरी का और तीसरा नाम है जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में अभी तक विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे जब से वो केंद्र शासित प्रदेश बना था, लेकिन अब यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो पिछला चुनाव हुआ था वो 2014 में हुआ था और अब 2024 में हो रहा है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में 90 सदस्यीय विधानसभा है, इस बात को आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में 7 सीटें SC के लिए और 9 सीटें ST के लिए आरक्षित की गई हैं। वैसे अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर हम उसमें POK भी मिला लें तो कुल 119 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 90 सीटों पर चुनाव अभी आयोजित किए जाएंगे। 24 सीटें POK के लिए आरक्षित की गई हैं और 5 मनोनीत सदस्य चुने जाएंगे विधानसभा में। हरियाणा में 17 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं और ST के लिए कोई आरक्षण नहीं है हरियाणा में। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार जम्मू कश्मीर में 87.09 लाख मतदाता हैं, जबकि हरियाणा में 2,03,255 मतदाता हैं। ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जो कि बीजेपी के हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हम बात करें तो यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। और इसके साथ लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बना था। राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अब आने वाले समय में यहाँ पर आपको एक चीफ मिनिस्टर भी देखने को मिलेंगे। जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पाई तोंगतार्न सिनवात्रा किस देश की प्राइम मिनिस्टर बनी है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो देखिए, अभी कल हमने डिस्कस किया हुआ था कि थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर श्रेथा थाविसिन को वहां के कोर्ट ने पद से हटा दिया है। तो अब उनके स्थान पर पाई तोंगतार्न सिनवात्रा को पीएम बनाया गया है। थाईलैंड की संसद ने पाई तोंगतार्न सिनवात्रा को पीएम पद के लिए चुना है, यानी कि संसद के द्वारा उन्हें चुना गया है और वो सबसे कम उम्र की प्राइम मिनिस्टर बनी है थाईलैंड की, और वो थाईलैंड की दूसरी महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। इससे पहले इंगलुक थाईलैंड की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी। थाईलैंड की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो थाईलैंड एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। कैपिटल है इसकी बैंकॉक।
सम्राट हैं यहाँ के वजीरा लोंगकॉर्न, और यहाँ की राजभाषा है थाई, करेंसी क्या है बाहत। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो यूके के पीएम कौन बने हैं? कीर स्टारमर। नीदरलैंड के पीएम डिक सूप बने हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति तामस सुल्योग बने हैं। यमन के प्राइम मिनिस्टर अहमद अबन बिन मुबारक बने हैं। लिसा डी एंड्रा माद्राजो FATF की अध्यक्ष बनी है। और मार्क रूट नाटो के महासचिव बने हैं। मसूद पेजेस्कियान ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। आइसलैंड के पीएम बनर्जी बेनेडिक्सन बने हैं। और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट RN अग्रवाल का निधन हो गया है, उन्हें किस मिसाइल का जनक माना जाता है? तो अग्नि मिसाइल के जनक माने जाते हैं साइंटिस्ट RN अग्रवाल। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें अग्निमैन के नाम से भी जाना जाता था। अग्रवाल को 1990 में पद्मश्री और सन 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो अग्नि मिसाइलों के पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, यानी RN अग्रवाल। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अग्नि मिसाइल की पहली लॉन्चिंग कब हुई थी, तो ये हुई थी 22 मई 1989 को। भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन बनी है? अग्नि 5 बनी है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये है कि इसे भारत से अगर छोड़ा जाए तो यह यूरोप महाद्वीप तक टारगेट को नष्ट कर सकती है। तो यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इस बात को आप याद रखिएगा। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। जैसे अभी नटवर सिंह जी का निधन हुआ है, ये पूर्व विदेश मंत्री थे। अच्छा, इनकी कौन सी बुक है, यानी इनकी बुक का क्या नाम है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ है, ये क्रिकेटर रहे हैं। कमला पुजारी का निधन हुआ है, ये प्रसिद्ध कृषिविद रही हैं। और हमजा हाज का निधन हुआ है, ये इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं। इस्माइल हनिया का निधन हुआ है, जो कि हमास का राजनीतिक प्रमुख था। राम बुक्सानी का निधन हुआ है, ये भारतीय व्यवसायी थे। राजनीतिक कार्टूनिस्ट अजीत निनन का निधन हुआ है। और भारतीय अंग्रेजी कवि जयंत महापात्रा का निधन हुआ है। और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारत का कितने खिलाड़ियों का दल भेजा जा रहा है? आंसर हो जाएगा 84। तो देखिए, अभी पेरिस ओलंपिक आयोजित किए गए थे, अब पेरिस पैरालंपिक आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उन खिलाड़ियों के लिए पेरिस पैरालंपिक का आयोजन किया जाएगा। तो ऐसा जब जब भी ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं तो पहले ओलंपिक आयोजित किया जाता है, फिर उसके जस्ट बाद पैरालंपिक आयोजित किया जाता है। तो अब पेरिस पैरालंपिक की तैयारी शुरू हो गई है। तो भारत के 84 एथलीट शामिल होंगे पेरिस पैरालंपिक 2024 में। पेरिस पैरालंपिक 2024 से रिलेटेड बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक किया जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। मोटो क्या है इसका? गेम्स वाइड ओपन। दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक के दौरान 549 इवेंट आयोजित किए जाएंगे 22 खेलों में। शुभंकर क्या है? फ्रीज, जो कि फ्रीजियन कैप से प्रेरित है। और ये जो फ्रीजियन कैप है ये फ्रांस की स्वतंत्रता से संबंधित है। पेरिस पैरालंपिक में भारत का सबसे बड़ा 84 खिलाड़ियों का दल भेजा जा रहा है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के खेलों में भारतीय टीम ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और कुल टोटल 19 मेडल जीते थे। तो अब देखेंगे कि भारत का पैरालंपिक में किस प्रकार का प्रदर्शन रहता है। दोस्तों, जो पेरिस पैरालंपिक 2024 आयोजित किया जा रहा है, इसमें भारतीय पैरालंपिक टीम की सहायता के लिए एक NGO को नियुक्त किया गया है। उस NGO का नाम क्या है? स्वयं। ठीक है, तो जो हमारे पैरालंपिक खिलाड़ी जाएंगे उनकी सहायता के लिए ये NGO काम करेगा। भारत इस बार 12 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेगा, जिसमें पैरा साइकिलिंग, पैरा नौका चालन, दृष्टि बाधित जूडो, ये नई स्पर्धाएं होंगी जिसमें भारत भाग लेगा। पैरालंपिक गेम्स पहली बार 1960 में रोम, इटली में आयोजित किए गए थे और पहला शीतकालीन पैरालंपिक्स खेल 1976 में स्वीडन में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी जो पेरिस ओलंपिक 2024 आयोजित किए गए हैं इसमें मेडल टैली को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत 71वें स्थान पर रहा है। भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और टोटल 6 मेडल जीते हैं। अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। अमेरिका ने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 126 मेडल जीते हैं। चाइना दूसरे पर रहा है,
चाइना ने 40 गोल्ड के साथ 91 मेडल जीते थे। जापान तीसरे स्थान पर रहा है, तो जापान ने 20 गोल्ड के साथ 45 मेडल जीते थे। और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने 18 गोल्ड के साथ 53 मेडल जीते हैं। और फ्रांस 5वें स्थान पर रहा है, इसने 16 गोल्ड के साथ 64 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के स्पेशल महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नलिन प्रभात। तो नलिन प्रभात को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का स्पेशल डीजी नियुक्त किया गया है। तो अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के डीजीपी कौन है? आर स्वैन। तो वो रिटायर होने वाले हैं 30 सितंबर को। तो जब वो रिटायर हो जाएंगे उनके बाद नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के डीजीपी बन जाएंगे। ठीक है, आर स्वैन को 30 सितंबर को रिटायर होना है, फिर उसके बाद नलिन प्रभात डीजीपी बनेंगे। नलिन प्रभात 1 अक्टूबर को डीजीपी का पद ग्रहण करेंगे। नलिन प्रभात मई 2024 से 15 अगस्त 2024 तक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के डायरेक्टर जनरल थे। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख डिस्कस कर लेते हैं। तो एसएसबी के डीजी कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। असम राइफल्स के डीजी हैं विकास लखेड़ा। और सीआरपीएफ के डीजी हैं अनीस दयाल सिंह। और एसपीजी के निदेशक हैं आलोक शर्मा। आईटीबीपी के डीजी हैं राहुल रसगोत्रा। और एनसीसी के डीजी हैं गुरबील पाल सिंह। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डेंगू आल किस रोग की वैक्सीन है जिसका 3 स्टेज का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा डेंगू। तो देखिए, डेंगू और डेंगू इस प्रकार से आप याद रखेंगे, डेंगू। ठीक है, तो डेंगू की वैक्सीन का क्या नाम है? डेंगू। तो इसका तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है आईसीएमआर और पेनेसिया बायोटेक के द्वारा। तो यह भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है, इस बात को आप याद रखिएगा। और इसे बनाया किसने है? पेनेसिया बायोटेक। और डेंगू को आप याद रखिएगा कि यह एडीज प्रजाति के मादा मच्छरों के काटने से फैलता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गुजरात राज्य में अभी हाल ही में चांदीपुरा वायरस फैला हुआ था, तो उसके कारण कई लोगों की मौत भी हो गई थी। और ये चांदीपुरा वायरस है, ये मच्छरों, टिक्स और सैंड फ्लाइज के जरिए फैलता है। WHO ने 2021 में मलेरिया के पहले टीके RTS-AS01 को मंजूरी दी थी। 2023 में WHO के द्वारा मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को मंजूरी दी थी। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पिल तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान के पूर्वी तट पर एक तूफान आया है जिसका नाम है एम्पिल। तो उसने तबाही मचाई हुई है वहां पर, ये काफी शक्तिशाली और खतरनाक तूफान बताया जा रहा है। इसकी हवा की चाल है 216 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी काफी तेज तूफान है ये। दोस्तों, जापान में मई से नवंबर तक का जो समय होता है उसे टाइफून सीजन कहा जाता है। टाइफून मतलब साइक्लोन या तूफान। ठीक है, तो इसे टाइफून सीजन कहा जाता है। और इस दौरान यानी मई से नवंबर तक लगभग जापान में 20 तूफान आ जाते हैं। तो उन्हीं में से एक आया है कौन? एम्पिल तूफान। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग इलाकों में साइक्लोन के अलग अलग नाम हैं। तो जैसे भारत में जब साइक्लोन आता है तो उसे साइक्लोन ही बोला जाता है, आमतौर पर चक्रवात बोला जाता है। लेकिन जब कैरेबियन सी में आता है तो इसे हरिकेन बोला जाता है। चाइना सी में आता है तो इसे टाइफून। हिंद महासागर में आता है तो इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। जापान में आता है तो इसे टाइफू या टाइफून बोला जाता है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में जब आता है तो इसे बिलीज बोला जाता है। फिलीपींस में बगुइयो बोला जाता है। और अमेरिका में हरिकेन या टॉर्नेडो बोला जाता है। तो ये साइक्लोन के अलग अलग नाम हैं। हाल ही में आए हुए कुछ प्रमुख चक्रवात डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चक्रवात मिचोंग आया था 2023 में, इसका नामकरण म्यांमार ने किया था। इसने प्रभावित किया था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और ओडिशा को, और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। चक्रवात तेज की बात करें तो इसका नामकरण भारत ने किया था, यह भी 2023 में ही आया था। और इसने प्रभावित किया था यमन और ओमान को, और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। हमून तूफान 2023 में आया था, इसका नामकरण ईरान ने किया था, उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसने प्रभावित किया था बांग्लादेश को। बिपरजॉय की बात करें तो ये 2023 में आया था और इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था और इसने महाराष्ट्र, गुजरात और पाकिस्तान को प्रभावित किया था और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। चक्रवात मिदली की बात करें तो ये भी 2023 में आया था, नामकरण मालदीव ने किया था, उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसने बांग्लादेश को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा रेडियो कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा किसान से बात।
तो आपको कुछ याद आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी इसी प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, मन की बात। ठीक है, तो अब किसानों के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है रेडियो पर, और ये मासिक कार्यक्रम है, यानी 1 महीने में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो किसान से बात कार्यक्रम शुरू किया गया है रेडियो पर। ठीक है, तो किसानों से जुड़ी उनकी समस्याओं को समझने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं? गोविंद मोहन। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कितने मिनट का भाषण दिया है? 103 मिनट। श्रेथा थाविशन किस देश के पीएम थे जिन्हें पद से हटा दिया गया है? थाईलैंड। हाल ही में किसे रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और कजुबेली पक्षी अभ्यारण्य और तबा जलाशय को। WHO ने किसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? एमपॉक्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? 103। ईडी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? राहुल नवीन। यूनाइटेड नेशन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? पार्वथा नैनी हरीश। 6वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? दिल्ली में। और CAS ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्रदान करने की किसकी अपील खारिज कर दी है? विनेश फोगाट। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत में स्थापित प्रमुख पार्क डिस्कस करेंगे, जैसे चाय पार्क असम में, फायर पार्क भुवनेश्वर में, इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश में, पहला वेस्ट इको पार्क दिल्ली में, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क कठुआ जम्मू कश्मीर में, पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में, भारत दर्शन पार्क दिल्ली में, मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कितनी बार लाल किले से ध्वजारोहण किया है? तो 11 बार किया है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्वालियर फोर्ट को, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, नेशनल फिल्म अवार्ड पहली बार कब दिए गए थे? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी करके। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर चैनल मिल जाएगा। उससे आप ऐड हो जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा डेली करंट अफेयर्स का। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगा। जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक में 500 MCQs इंक्लूड किए गए हैं करंट अफेयर्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको भी आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आयोजित किया जाता है, तो इससे भी आप जुड़ जाइएगा। ये आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो जब आप ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर जीके की ई बुक भी मिल जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके की ई बुक है, टॉपिक 22। स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।